राज्यसभा चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू। 3 वोटों पर ऑब्जेक्शन की वजह से रुकी थी काउंटिंग। परमवीर सिंह, भारत बेनीवाल और अनिल विज के वोट पर हुआ था ऑब्जेक्शन। सीक्रेसी नियम के अवहेलना का आरोप लगा था। इलेक्शन कमीशन ने आपत्तियों का समाधान किया। सभी आपत्तियों के समाधान के बाद मतगणना शुरू हुई है। तो करीब 6 घंटे के बाद काउंटिंग शुरू हुई है। तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू। तीनों वोटों पर ऑब्जेक्शन की वजह से बताया जा रहा है कि अब तक काउंटिंग रुकी हुई थी। परमवीर सिंह, भारत बेनीवाल और अनिल विज के वोट पर ऑब्जेक्शन हुआ था। सीक्रेसी नियम की अवहेलना का आरोप लगा था। इलेक्शन कमीशन ने आपत्तियों का समाधान अब किया है और सभी आपत्तियों के समाधान के बाद में मतगणना शुरू हुई है। करीब 6 घंटे के बाद में हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता थानेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। थानेश्वर, करीब 6 घंटे के बाद काउंटिंग शुरू हो पाई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लगभग 6 घंटे के बाद काउंटिंग शुरू हो पाई है। 3 ऑब्जेक्शन थे, जिसमें कि 2 कांग्रेस के विधायकों के वोट थे, जिसमें कहा गया था कि ये वोट कैंसिल होंगे क्योंकि इन्होंने सीक्रेसी भंग की है, और एक वोट बीजेपी का था, अनिल विज का, जिसके बारे में कहा गया था कि इन्होंने सीक्रेसी भंग की है। इन 3 ऑब्जेक्शन को लेते हुए जो है ये सारा काउंटिंग लेट हुई थी। 3 ऑब्जेक्शन थे, इसके बाद ये सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जाएगा, जो यहाँ बताया गया कि वहां से कोई सुनवाई नहीं हो रही। तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को कि हम अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में आपसे मिलना चाहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें टाइम दिया। इलेक्शन कमीशन से जाकर अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिला। उसने आपत्तियों पर सारी बात बताई कि ये आपत्तियां गलत हैं इसी तरीके से। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लेते हुए बताया कि टोहाना से कांग्रेस उम्मीदवार जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो थे एमएलए थे परमवीर सिंह, उनका वोट रद्द किया जाता है क्योंकि साफ दिख रहा है सीसीटीवी के अंदर कि वो सीक्रेसी आउट कर रहे हैं। भरत सिंह बेनीवाल, जिसका वोट जो है कैंसिल किया गया था, उसके वोट को वैध किया गया। और इसके साथ जो कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन दर्ज किया था अनिल विज के नाम का, जो हरियाणा के परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो व्हील चेयर पर है, अटेंडेंट उन्हें मिला हुआ है। पैरामेडिकल ने कहा कि वो व्हील चेयर पर है, अटेंडेंट उन्हें मिला हुआ है, पैरामेडिकल स्टाफ उनके साथ चल रहा है, उनके हाथ कांप रहे हैं, इसलिए वो अपने पत्र को फोल्ड नहीं कर पाए थे। तो इसलिए उन्होंने उनको दिया, उनका वैलिड कर दिया गया। जब ये तीनों ऑब्जेक्शन क्लियर हो गए, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पत्र जो है हरियाणा सरकार को लिखा। तो हरियाणा में जो इलेक्शन कमीशन थे, उन्होंने उसके आधार पर अब काउंटिंग शुरू करवा दी है। काउंटिंग शुरू हो गई है। कुछ ही देर में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जबकि जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस की तरफ से 3 से 4 वोटों की क्रॉस वोटिंग हुई है। अब क्रॉस वोटिंग हुई है नहीं हुई है, ये सब काउंटिंग के बाद ही पता लग पाएगा। जिस तरीके से अभी अपना भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली आए थे, उन्होंने, अत्रे साहब हमारे साथ मीडिया प्रभारी अत्रे जी हैं। अत्रे जी, अभी भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि जैसे नतीजे आएंगे उसके बाद ही बात कर पाएंगे, क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना दावा कर रही है कि हमारे कैंडिडेट जीते पड़े हैं। दूसरी तरफ जो सतीश नांदल निर्दलीय उम्मीदवार है, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना था कि मुझे 12 कांग्रेसियों का समर्थन प्राप्त है। अब उन्हें कितनों का समर्थन प्राप्त हुआ, क्या है क्या नहीं, ये सारी बातें अभी मतपेटियों में से खुल गई हैं। अब उनकी काउंटिंग हो रही है। कुछ ही देर में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। थानेश्वर, कितनी देर में माना जाए कि ये रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा? देखिए, टोटल 90 विधायक हैं, 90 वोट पड़ने थे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा कि हमने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यवेक्षक भेजा था। तो लोगों ने कहा कि हमने इंडियन नेशनल लोकदल को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ मत देकर आगे भेजा था। तो ऐसे में आपको किसी के साथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस राज्यसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। तो टोटल 88 वोट पड़े हैं। 88 वोटों की बैलेट पेपर के वोट है, उसके काउंटिंग होने में चूंकि पहली प्रेफरेंस किसको दी गई है, सेकंड प्रेफरेंस किसको दी गई है, अभी करीब 15 से 20 मिनट पहले काउंटिंग शुरू हुई है। उम्मीद है कि 1 घंटे के अंदर नतीजा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस था, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस उस हिसाब से होता है, क्योंकि आंकड़ों का गेम होता है। पहले जिस तरीके से 90 कैंडिडेट थे तो 31 वोट चाहिए थे, अब 88 वोटर रह गए। तो इसके हिसाब से 30.30 के करीब उन्हें वो चाहिए
आंकड़ा चाहिए। तो ऐसे में कितने फर्स्ट प्रेफरेंस कितने को मिलती है, सेकंड कितने को मिलती है, ये नतीजे अभी थोड़ा सा, क्योंकि ये आंकड़ों का गेम होता है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि 1 घंटे में सारा डाटा तैयार कर ले, उसके बाद एनालाइज करने में, और उम्मीद है कि 1.5 घंटे तक सारा का सारा क्लियर हो जाएगा कि ये सीटें एक कांग्रेस को, एक बीजेपी को मिलती है, या एक निर्दलीय उम्मीदवार जीतता है और एक बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है। जी थानेश्वर, एक बात और समझनी होगी, इलेक्शन कमीशन ने तो जो आपत्तियां थी उनका समाधान कर दिया, काउंटिंग भी शुरू हो गई, करीब 6 घंटे के बाद में ये काउंटिंग शुरू हुई है। लेकिन अगर इन समाधान के बाद भी कांग्रेस के फेवर में ये रिजल्ट नहीं आता है, तब भी क्या ऑब्जेक्शन रहेगा कांग्रेस को? देखिए, अभी कांग्रेस ने जो ऑब्जेक्शन लगाए थे उसे इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया। अगर कांग्रेस के फेवर में ऑब्जेक्शन, ये इलेक्शन नहीं रहता, तो उसके बाद देखना होगा कि कांग्रेस क्या ऑब्जेक्शन लगाती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक रूल है कि जो भी ऑब्जेक्शन लगाने आपको काउंटिंग से पहले लगाने होते हैं। काउंटिंग से पहले जिस तरीके से कांग्रेस ने जो ऑब्जेक्शन लगाया था, अनिल विज के नाम का लगाया था, और कांग्रेस के जो 2 वोट कैंसिल हो रहे थे उनके नाम पे लगाया था कि वो 2 वोट कैंसिल नहीं होने चाहिए, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन दिया है उससे वो सेटिस्फाई है। अब इसके बाद इलेक्शन अगर कांग्रेस के फेवर में रिजल्ट नहीं आता और कांग्रेस कोई ऑब्जेक्शन लगाती है, तो मेरे हिसाब से इतने मान्य नहीं होंगे। उसके बाद हो सकता है कि कोर्ट की शरण में जाएं, या कुछ आगे की भविष्य का गर्भ में है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, अभी कहना थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी। पहले रिजल्ट का देखते हैं कि रिजल्ट किस तरीके से आते हैं, क्योंकि जो उम्मीद है, जैसे अभी मेरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात हुई, जयप्रकाश जेपी से बात हुई और अशोक अरोड़ा से, उन सबका कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे 38 विधायक थे, 37 विधायक थे, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा। अब देखना यह है कि जिस कॉन्फिडेंस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि ये जो राज्यसभा चुनाव है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख का चुनाव है, क्योंकि जितनी भी लोग अपना विधानसभा में टिकटें दी गई थी सारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी से दी गई थी। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं आलाकमान की नजरों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थोड़ी किरकिरी होगी, क्योंकि आप ही के बंदे थे, आप ही के जीतकर विधायक आए थे, आप ही ने टिकटें दी थी, तो फिर ये आपसे बाहर कैसे गए? तो इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए भी साख का सवाल बना हुआ है, तो इसलिए उन्होंने भी पूरा जोर लगा रखा है कि हमारा कैंडिडेट जीते। इसलिए कांग्रेस के सभी विधायकों को पिछले दिनों एक बस में बिठाकर शिमला भेज दिया गया था, हिमाचल की वादियों में उन्होंने 2 दिन वहां रहे। अब जब एमएलए का कहना है कि वहां एक ट्रेनिंग कैंप था, अब ट्रेनिंग कैंप था तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ के एक 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग कैंप रखा था, तो वो यहां भी रख सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर सता रहा था कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, तो उसी क्रॉस वोटिंग के भय से उनको शिमला भेजा गया था। अब शिमला से वो वापस और जो डर था कहीं क्या होता कांग्रेस की परेशानी बढ़ जाएंगी। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा थानेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी।